Invincible is the best superhero story ever written in history of cinema. As you can see, I'm a huge fan of Marvel and I love Batman and Superman too. But on a serious note, क्या Marvel और DC सुपर हीरो मूवीज के ट्रू एसेंस को पोर्ट्रे करते हैं? I don't think so, क्योंकि हमारे रियल लाइफ में भी अगर एक छोटा सा फाइट हो जाता है तो वहाँ पे भी खून निकल जाता है। पर यहाँ कैप्टन अमेरिका उसकी शील्ड से किसी को कितना भी मार दे, ब्लड का एक ड्रॉप नहीं गिरता। सुपरमैन बैटमैन को कितना भी मार दे, ब्लड का एक ड्रॉप नहीं गिरता। एंड इट्स नॉट लाइक आई लव ब्रूटल सीन्स और आई लव टू वॉच ब्लड। इट्स अबाउट हाउ ट्रू यू आर टू योर ऑडियंस। एंड आई थिंक इसीलिए डेडपूल जैसा कैरेक्टर ऑडियंस को इतना पसंद आता है। मैं पर्सनली डेडपूल का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट मैं इतना तो क्रेडिट देना चाहता हूँ रायन रेनॉल्ड्स को कि एटलीस्ट उन्होंने फैंस को धोखे में तो नहीं रखा। और सिर्फ ब्रुटैलिटी नहीं, इनविंसिबल कई सारे ऐसे वैलिड पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस देता है जो टिपिकल सुपर हीरो मूवीज में ना के बराबर होते हैं। लाइक द ब्रूटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सुपर हीरो बैटल्स। सीजन 1 से लेकर सीजन 3 के फाइनल एपिसोड तक मार्क का सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है कि उसकी वजह से नॉर्मल इनोसेंट लोग मर रहे हैं। सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में जब ओमनी मैन हजारों लोगों को मार के चला जाता है, पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हर तरीके से हर एक मोड पे कोर स्टोरी में इंक्लूड किया गया है। एंड उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पावरप्लेक्स का कैरेक्टर। ओमनी मैन के साथ फाइट में मार्क ने जिस एक फैमिली को बचाने की कोशिश की, उसी का भाई इनविंसिबल को मारने निकलता है। वो कैरेक्टर में इतना डेप्थ है कि एपिसोड 6 में जब मार्क एंड फैमिली उस शोक सभा में जाते हैं जहां उन हजारों लोगों का डेथ हुआ था ओमनी मैन की वजह से, वहां पावरप्लेक्स का वो डायलॉग वर्ड बाय वर्ड फैक्ट लगता है हमें। He caused this. Every dead body you find is a person he killed. This is all Invincible's fault. और एक मोमेंट में आपको लगेगा कि यस, इसमें इनविंसिबल की गलती तो है, ना वो इन मासूमों के बीच होता और ना ही इन सबको ये पेन सफर करना पड़ता। और ईव के कैरेक्टर को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस से जोड़ा गया था थ्रू दैट सीन जब वो उन टूटे हुए बिल्डिंग्स को ठीक करने में मदद करती है और लेस नॉलेज के चलते वो बिल्डिंग फिर से टूट जाती है और ईव फाइनली आर्किटेक्ट सीखने एक कोर्स में ज्वाइन होती है। एंड वहां से ईव से रिलेटेड एक डिफरेंट स्टोरी लाइन क्रिएट होता है और बीच बीच में वो न्यूज रिपोर्टिंग्स इतना हार्ड हिटिंग लाइंस डिलीवर करता है कि आपको लगने लगता है कि आप उस फिक्शनल वर्ल्ड का एक पार्ट हो और आपने किसी अपने को खोया है। और ऐसा नहीं है कि मार्वल ने ये आग को कभी टच ही नहीं किया है। सोकोविया एक्वाडेंस, वांडा एंड क्विकसिल्वर का कैरेक्टर सब इसी का रिजल्ट है। बट मेन प्लॉट में नॉर्मल इनोसेंट लोगों के लॉस का वो पेन हमें सिर्फ एक ही बार दिखाया गया और वो भी सिविल वॉर में एंड गेम के इतने करीब। His name was Charlie Spencer. You murdered him in Sokovia. एंड वांडा एंड क्विकसिल्वर के कैरेक्टर को एज ऑफ अल्ट्रॉन में कितना परफेक्ट वे में शो किया जा सकता था वो इमोशनल वेट देके। बट Whatever. The second biggest point, emotional depth of lead character. शो का नाम इनविंसिबल है और सीजन 1 के एंड तक इनविंसिबल को हमने सिर्फ मार खाते हुए देखा। सीजन 1 क्या, सीजन 2 एंड इवन सीजन 3 में भी वो सिर्फ हारता है और अगर जीत भी जाता है तो कोइंसिडेंटली या फिर टेम्पररीली। बट थ्रू आउट ऑल दी सीजंस हमने कुछ बिल्डअप होते हुए देखा तो वो था मार्क का इमोशनल डेप्थ, उसका मैच्योरिटी, उसका लोगों के लिए कैरिंगनेस, उसका होल्ड बैक करना, अपने फैमिली, लव एंड स्टडीज को मैनेज करना एंड अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझते रहना। एंड दैट्स व्हाई मार्क का कैरेक्टर हमें इतना रिलेटेबल लगता है इवन दो वो अब तक अपने पीक पोटेंशियल में आया ही नहीं है। कोई भी विल्ट्रोमाइट आके उसे पीट के चला जाता है एंड एंगस्ट्रॉम जैसा कैरेक्टर उसे, उसके फैमिली को, उसके रेपुटेशन को जब चाहे तब डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। बस स्टिल वो उठ के खड़ा होता है और नेक्स्ट बैटल के लिए तैयार होता है, अर्थ को बचाने, अपनी फैमिली को बचाने एंड अपने सारे लव्ड वंस को बचाने। एंड सिर्फ ये 2 पॉइंट्स नहीं है, विलेंस विद डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मैच्योर थीम्स एंड रियल वर्ल्ड पैरेलल्स, हाइपर रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंस, नो फोर्स्ड ह्यूमर और सेंसरशिप एंड द बेस्ट पार्ट अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड हाई स्टेक्स एट इट्स पीक। शो के मेकर्स किसी भी कैरेक्टर को मारने कतराते नहीं हैं, चाहे वो सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में ही पूरे गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को मारना हो या फिर रेक्स जैसे आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर को एक परफेक्ट एंडिंग देना हो, दे कैन डू इट ऑल। एंड फन फैक्ट, इतना परफेक्ट शो होने के बावजूद, लोगों का इतना प्यार पाने के बावजूद, इनके सीजन 3 के पर एपिसोड का बजट द बॉयज के पर एपिसोड का क्वार्टर है। द बॉयज के पर एपिसोड का बजट था $11 मिलियन, दैट मींस अराउंड $2.75 मिलियन पर एपिसोड फॉर एन एनिमेटेड सीरीज, जो कि सिर्फ एनिमेशन में नहीं जाएगा। ऑब्वियसली बजट का सबसे बड़ा पार्ट जाएगा वॉइस एक्टर्स के लिए, क्योंकि इसमें स्टीवन योन एंड जेके सिमोन्स जैसे एक्टर्स ने भी वॉइस दिया है।
एंड द रेस्ट फॉर राइटर्स, डायरेक्टर्स, एडिटर्स, कंपोजर्स एंड न जाने और कौन कौन। एंड इसीलिए हमें इनविंसिबल में इतना बेहतरीन स्टोरी लाइन होने के बावजूद एनिमेशन इतना लो लेवल देखने को मिलता है। अमेजन सिटाडेल एंड रिंग्स ऑफ पावर जिसे शो में जितना स्पेंड करता है उसका अगर आधा भी यहाँ पे खर्च कर दे तो शायद हमें एक्समैन 97 लेवल के एनिमेशन देखने को मिल सकते हैं। तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट। The name's Gambit, mon ami. You're out of shit to explode. I've got one thing left. And what's that? Remember it. My entire goddamn skeleton, dickhead.